तो एवरीवन, दिस इज़ दीपक वर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन लेपर्ड। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं +1 एंड +2 सीबीएसई या आईसीएसई या पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड या फिर किसी भी अदर एजुकेशन बोर्ड, जो स्कूल एजुकेशन बोर्ड्स हैं, उनकी जो इंग्लिश की ग्रामर है उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल राइटिंग का। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम आर्टिकल राइटिंग होता क्या है। एक्चुअली व्हाट इज़ आर्टिकल राइटिंग? An article is a written work which is published in a print or electronic medium, यानी कि किसी न्यूज़पेपर में या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम ऑफ मास मीडिया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि टीवी में हम एडवर्टीज़मेंट देखते हैं, वहाँ पे हमें आर्टिकल्स शो किए जाते हैं, या रेडियो पे हम जो न्यूज़ सुनते हैं वहाँ पे आर्टिकल्स सुनाए जाते हैं। इट मे बी फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोपेगेटिंग न्यूज़, यानी कि न्यूज़ को तोड़ मरोड़ कर दिखाने के लिए, रिसर्चिंग रिजल्ट्स के लिए, यानी कि कोई रिसर्च हुई है उसके रिजल्ट्स को शो करने के लिए, एकेडमिक एनालिसिस को दिखाने के लिए, यानी कि किसी की पढ़ाई का जो बेसिकली हम छोटे लेवल पे देखा करते थे कि आया करता था स्कूल का रिपोर्ट कार्ड, राइट। तो आर्टिकल एनालिसिस क्या होता है बेसिकली, पढ़ाई के अंदर किसी एक इंस्टीट्यूशन का कितना क्या ग्राफ रहा है, कितने बच्चे फेल हुए हैं, कितने पास हुए हैं, तो ये ग्राफ के माध्यम से भी बताया जा सकता है। या फिर डिबेट जो कि एंड में आता है, डिबेट के लिए भी आर्टिकल राइटिंग का यूज़ किया जाता है। जनरली इट इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग दैट इज़ पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर और मैगजीन। सो जनरल तौर पर अगर हम इसकी बात करें तो ये एक ऐसा पीस ऑफ राइटिंग है जो कि किसी मैगजीन या न्यूज़पेपर में लिखा जाता है, जो +1 और +2 के अंदर आने वाला है हमें इन द एग्जामिनेशन। और अब बात करेंगे इसके फॉर्मेट के बारे में। आर्टिकल राइटिंग का जो फॉर्मेट है ये बहुत ही आसान है, लेकिन इसकी जो बॉडी है, यानी कि जो इसका एक पार्ट ऐसा है इसके फॉर्मेट के अंदर जो काफ़ी लेंदी होता है और उसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज उसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, इसके जो पार्ट्स हैं, यानी कि आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट के जो पार्ट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आती है हेडिंग। ये हेडिंग क्या है? हेडिंग होता है शीर्षक, जिसको हम बोल देते हैं। हेडिंग होता है शीर्षक, और जो शीर्षक है बेसिकली ये कैची होना चाहिए थोड़ा, यानी कि जो आपका व्यूअर है, जो आपकी ऑडियंस है, जो आपका रीडर है, जो आपके आर्टिकल को पढ़ रहा है या देख रहा है, उसकी आंखें एकदम से उसकी हेडिंग के ऊपर जानी चाहिए, यानी कि कैची होना चाहिए। एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, इट शुड बी नॉट मोर देन 5 to 6 वर्ड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेडिंग लिखने का। 5 से 6 वर्ड्स, इससे ज़्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए। यू कैन गो एज क्रिएटिव एज यू वांट विद दिस वन, जस्ट मेक श्योर यू डू नॉट डिवोट टू मच टाइम ऑन इट इन द एग्जामिनेशन, राइट। अब जैसे ही एग्ज़ाम में आपको आएगा, बिकॉज इसका कोई टॉपिक पहले से तो निर्धारित नहीं है कि आपने ये टॉपिक करना है और वही एग्ज़ाम में आना है, तो एग्ज़ाम में तो आपको कोई भी टॉपिक आ सकता है। सो हेडिंग कैची ज़रूर होनी चाहिए, 5 से 6 वर्ड्स की होनी चाहिए, और क्रिएटिव थोड़ी सी होनी चाहिए, लेकिन हमने सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमारा टाइम भी इसके ऊपर ज़्यादा ना लगे। उसके बाद आती है बाय लाइन, यानी कि जो भी लिख रहा है। अब आपको मान लो जो जैसे न्यूज़पेपर में हम लिखते हैं तो रिपोर्टर का नाम आता है, लेकिन जब आप स्पेसिफिकली एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो बाय लाइन में आपका क्वेश्चन के अंदर आपको नाम दिया जाएगा, कोई भी इमेजिनरी, जो कि क्वेश्चन में ही दिया गया होगा। या तो आप वो लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं बाय लाइन में ABC या XYZ, कोई भी इमेजिनरी नाम लिख सकते हैं। इट रेफर्स टू द नेम ऑफ द पर्सन हु इज़ राइटिंग द आर्टिकल। जनरली ये इसी चीज़ के लिए होता है बाय लाइन। नाउ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट मैं आपको देना चाहूँगा, इम्पॉर्टेंट बहुत ही मैं कहूँगा कि ख़ास बात है ये, कि यहाँ पे आप कोई भी पर्सनल डिटेल शो नहीं कर सकते, बिकॉज चाहे कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो CBSE हो, चाहे वो ICSE हो, चाहे वो पंजाब बोर्ड हो, या कोई अदर स्टेट एजुकेशन बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड ये नहीं चाहेगा कि आप कोई पर्सनल डिटेल या पर्सनल साइन वहाँ पे कुछ ऐसा छोड़ जाएं जिसकी वजह से आपके पेपर की पहचान हो सके, तो कि ये इस बच्चे का पेपर है या इस कैंडिडेट का पेपर है। तो इसीलिए स्पेशली ये चीज़ बताई जाती है हमेशा NCERT के द्वारा, या फिर बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं, कि कभी भी पेपर करते वक्त आप पर्सनल डिटेल आंसर शीट पे कभी भी पर्सनल डिटेल्स को शेयर मत कीजिए, राइट। सो अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, बॉडी का। बॉडी जो है
आर्टिकल राइटिंग की एक जान है, रीढ़ की हड्डी जिसको मैं कहूँगा। इसके अंदर 3 से 4 पैराग्राफ होने चाहिए। अल्टीमेटली कई बार क्या होता है कि टॉपिक ऐसा होता है जिसके अंदर हम 2 पैराग्राफ डाल सकते हैं या 3 डाल सकते हैं, चौथा नहीं डाल सकते। कई बार वो टाइम लिमिट या फिर जो कहते हैं ना कि डिमांड ऑफ द वर्ड लिमिट है या फिर डिमांड ऑफ द फॉर्मेट है, वो नहीं जाती, तो ये 2 से 3 पैराग्राफ में भी सिमट सकता है। सबसे पहले पैराग्राफ 1 में क्या आना चाहिए, ऐसा क्या लिखें जिससे हमारी जो राइटिंग आर्टिकल राइटिंग है वो काफ़ी अच्छी रहे, उसमें मार्क्स हमें पूरे मिले। It is always prescribed that you begin with a short introduction of the topic. Its meaning to be very precise, right? यानी कि आप शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अपनी हेडिंग, जो आप बोलना चाहते हैं, जो आर्टिकल का क्वेश्चन है आपके पास आया हुआ, उससे रिलेटेड जो आप बोलना चाहते हैं, जो आप दिखाना चाहते हैं अपने व्यूअर्स को, या जो सुनाना चाहते हैं ऑडियंस को, और जो पढ़ाना चाहते हैं रीडर्स को या एग्जामिनर को, उसके बारे में आपने शॉर्ट इंट्रोडक्शन देनी होती है पैराग्राफ 1 के अंदर, right? Briefly tell what the article is about, giving some quotations or startling facts to arouse the interest of the readers। यानी कि यहाँ पे हम कोई कोट डाल सकते हैं, किसी के द्वारा कहा गया कोट, राइट? कोई महान व्यक्ति हुए हैं, किसी ने कोई कोट दिया है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। रोड एक्सीडेंट्स के ऊपर मान लो कोई आ जाता है, और मान लेते हैं कि हमारे किसी आईपीएस ऑफिसर या फिर किसी बहुत बड़े सरकारी ऑफिसर का कुछ न्यूज़पेपर के अंदर कोट आया है, न्यूज़पेपर के अंदर उन्होंने आर्टिकल लिखा है या न्यूज़पेपर के अंदर उनकी न्यूज़ आई है, जिसमें वो बता रहे हैं कि इट शुड बी बैंड, कि जो टीनेजर्स ड्राइव करते हैं या समथिंग लाइक दैट, राइट? वो कुछ भी ऐसी चीज़ बोलते हैं, तो आप उन कोटेशंस को डाल सकते हैं। स्टार्टलिंग फैक्ट्स यानी कि चौंकाने वाले फैक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल, एक बार न्यूज़ आई थी रैश ड्राइविंग की, टीनेजर्स की ड्राइविंग के ऊपर ही, कि अबाउट 30-35% बच्चे जो टीनेजर हैं विदाउट लाइसेंस वो ड्राइव करते हैं, और उनके पेरेंट्स भी उनको 100% अलाउ करते हैं जाने के लिए। लेकिन होता क्या है, उस 30% जनरेशन जो टीनेजर्स की है, उसके अंदर से 7 से 8% की रोड एक्सीडेंट्स में डेथ हो जाती है। अब ये बहुत ही दुखदाई है। तो ये एक स्टार्टलिंग फैक्ट हुआ टू अराउज द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट पैराग्राफ नंबर 2 और 3, राइट? अब इन पैराग्राफ्स में हम क्या कर सकते हैं? दिस पार्ट कैन बी रिटन इन आइदर 1 और 2 पैराग्राफ्स। जैसा कि मैंने कहा 2 और 3, इनको 2 या 3 पैराग्राफ्स में हम डाल सकते हैं। वी जस्ट रिक्वायर टू डू अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इन क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन में सब्जेक्ट मैटर है उसके एनालिसिस के बारे में हमने बात करनी होती है। अब ये कैसे होगा? इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले टाइप्स, ये आप ध्यान से आप सुनिएगा और देखिएगा। साथ ही साथ आपको ऑब्वियसली इसके नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? टाइप्स। इन हाउ मेनी फॉर्म्स डज द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर है, यहाँ पे प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं है कि कोई प्रॉब्लम अराइज हो गई है, नो, इट इज़ द सब्जेक्ट मैटर जो क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है सीबीएसई ने या जिस भी बोर्ड का आप पेपर दे रहे हो। तो क्या प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है वहाँ पे, क्या सब्जेक्ट मैटर है, उसकी फॉर्म्स आपने बतानी है वहाँ पे कि किस तरीके से ये डेवलप हो रही है कोई प्रॉब्लम, या किस तरीके से कोई सब्जेक्ट मैटर डेवलप हो रहा है, या किस तरीके से लोगों को या आम जनता को, किसी को भी अफेक्ट कर रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू मेंशन द वेरियस पॉसिबल टाइप्स इफ एग्जिस्ट, राइट? अगर उसकी टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं, जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं या फिर 2 सब्जेक्ट मैटर हम डिस्कस कर रहे हैं, जो टॉपिक है हमारा, अगर उसकी कुछ पॉसिबल टाइप्स बनती हैं तो आपको लिखनी चाहिए। करंट सिनेरियो दूसरी टाइप, जो इस टाइप के बाद दूसरा जो स्टेप आता है पैराग्राफ नंबर 2 और 3 के अंदर, करंट सिनेरियो। उसका करंट सिनेरियो क्या है? उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, यानी कि उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड करंट सिनेरियो क्या है हमारी सोसाइटी के अंदर, या हमारी कंट्री के अंदर, या हमारी स्टेट के अंदर, या हमारी सिटी के अंदर, राइट? यू नीड टू एक्सप्लेन द करंट सिचुएशन, द प्रॉब्लम, राइट? इफ एनी, यानी कि अगर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है ऑब्वियसली आप तभी बताओगे। एंड वेदर आफ्टर एनी करेक्टिव एक्शंस बेटरमेंट इन द सिचुएशन हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड और नॉट, क्या उसके अंदर कोई भी करेक्टिव एक्शन लिया गया है सरकार के द्वारा, जिनसे या फिर वो सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड है उनके द्वारा, राइट?
फॉर एग्जांपल अगर हम रोड एक्सीडेंट की ही बात कर रहे थे, जो टीनेजर्स ड्राइविंग है या उसके बारे में बात कर रहे थे, या रैश ड्राइविंग बाय टीनेजर्स उसकी बात करें, ये मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि क्या कोई पेरेंट्स के द्वारा, यानी कि पेरेंट्स ने कोई एसोसिएशन बनाई हो या पेरेंट्स ने इस चीज़ को लेकर काफ़ी सीरियसनेस दिखाई हो, एंड दे आर वेरी मच अवेयर कि उन्होंने टीनेजर्स को टू व्हीलर्स प्रोवाइड नहीं करवाने हैं स्कूल आने जाने के लिए, वो स्कूल ट्रांसपोर्ट को या तो लेते हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ऑप्ट करते हैं, राइट। और दूसरी तरफ जो हमारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट है, क्या उन्होंने कुछ करेक्टिव मेजर्स लिए हैं इसके अंदर, और उनकी वजह से क्या कोई बेटरमेंट भी आई है, राइट। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि कानून बनते हैं लेकिन उसको तोड़ने वाले उससे पहले बैठे होते हैं, राइट। सो ये काफ़ी बार देखा जाता है हमारे देश के अंदर। तो मैं ये नहीं कहूँगा ये कोई बुरा पॉइंट है, नो, इट इज़ नॉट दैट मच नेगेटिव, बिकॉज अगर कोई कानून बनता है ऑब्वियसली जो लोग क्रिमिनल मेंटालिटी रखते हैं वो उसको तोड़ते हैं, एंड दैट इज़ वाई हमारा लॉ है उसको प्रिवेंट करने के लिए। सो हमने जस्ट यहाँ पे क्या करंट सिनेरियो क्या लिखना होता है कि क्या उसमें कोई करेक्टिव मेजर्स लिए गए हैं, और अगर लिए हैं तो उनसे कोई असर पड़ा है उस सिचुएशन के ऊपर। इट में इंक्लूड एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक इन द क्वेश्चन, यानी कि उसके सही कितने एडवांटेज हैं और बुरे कितने डिसएडवांटेजेस हैं वो हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, राइट। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। डिवेलप द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बाय सपोर्टिंग इट विद फैक्ट्स और डेटा, राइट। अब क्वेश्चन में इतनी ज़्यादा हमें नहीं दी गई होती कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई होती कि हमें फैक्ट्स और डाटा या समथिंग लाइक दैट दे प्रोवाइड, नो, दैट डजंट हैपन एवरी टाइम। अब हमने यहाँ पे क्या करना होता है, हमने अपनी समझ लगानी है, बिकॉज अगर किसी चीज़ के ऊपर हम आर्टिकल लिख रहे हैं, हमें अपने दिमाग में एक सिचुएशन क्रिएट करनी है, एक सब्जेक्ट मैटर क्रिएट करना है, या फिर मैं कहूँ यहाँ पे अगर उस प्रॉब्लम को क्रिएट करके देखना है कि उसके क्या एडवांटेजेस हैं क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अगर उसके एडवांटेजेस हैं तो किन लोगों को है, यानी कि सोसाइटी के किस हिस्से को हैं, राइट। डिसएडवांटेजेस हैं तो किसको हैं, ये चीज़ें हम उसमें डाल सकते हैं। और जो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, इन्हीं का ही कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप हमें फैक्ट और डेटा से बताना होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वाले पॉइंट के अंदर, राइट। मेरे ख्याल से ये काफ़ी मच आपको क्लियर हो गया होगा। यू मे ऑल्सो राइट द कंसिक्वेंसेज, राइट, क्योंकि यहाँ पे हम कंसिक्वेंसेज की उसका परिणाम क्या होगा, अगर हम किसी चीज़ को हम सपोर्ट कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, तो वी कैन ऑल्सो राइट अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज। एनी अदर रिलेवेंट और रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैन बी एडेड ऑल्सो। नाउ वी जंप ऑन टू पैराग्राफ नंबर 3 और 4, या तो ये पैराग्राफ नंबर 3 बन सकता है या फिर दो पैराग्राफ हम एक साथ में भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा अभी कि वो किस तरीके से इसमें जुड़ सकता है। अगर हम बात करें पैराग्राफ नंबर 3 की, तो हम लिखेंगे द कंक्लूजन, राइट। इट इज़ द कंक्लूडिंग पैराग्राफ, वट लाइक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंक्लूड वट यू हैव स्टार्टेड, राइट। जो भी हम शुरुआत करते हैं किसी की, तो उसका अंत हमें ही करना है और बहुत अच्छे से उसका अंत करना है। नेवर लीव एन आर्टिकल ओपन एंडेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कई बार कैंडिडेट्स, स्टूडेंट्स, बच्चे ये गलती कर देते हैं, जब वो आर्टिकल लिख रहे होते हैं तो उसको ओपन एंडेड छोड़ देते हैं। वाई? बिकॉज वो किसी एंडेड या किसी एंडिंग पॉइंट या किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि टॉपिक को हम ख़त्म कर देंगे ऐसे ही, किसी भी हवा में बातें कर कर उसको ख़त्म कर देंगे, नो। आप कोई भी उसके ऊपर कंक्लूसिव मेजर बता सकते हो कि इसका ये हम ये कह सकते हैं कि इसका ये इलाज है जी, इसका ये सिचुएशन का यहाँ पे हम आंसर ढूंढ सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये किया जा सकता है, अगर ये प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये नहीं करना है सरकार ने या आम लोगों ने। तो इस तरह की लाइनों से हम इसको कंक्लूड कर पाते हैं, राइट। लेकिन इसको कभी भी ओपन एंडेड नहीं छोड़ना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। Now, it is to be remembered that wherever you elaborate a problem, you always have to mention the steps being taken to improvise the situation. यानी कि जब कभी भी ये प्रॉब्लम, यानी कि सब्जेक्ट मैटर जब भी कभी हम इलेबोरेट करते हैं, यू हैव टू मेंशन द स्टेप्स। क्या स्टेप्स? यानी कि जो जो स्टेप आपने लिए हैं उस सिचुएशन को थोड़ा ठीक करने के लिए, राइट।
चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा हो, चाहे वो आम लोगों के द्वारा हो, चाहे वो पर्टिकुलरली किसी डिपार्टमेंट या सोसाइटी के द्वारा हो, वो हमने यहाँ पे बताने होते हैं कि ये किया गया है, राइट। एंड सजेस्ट फ्यू सॉल्यूशंस एज वेल। ये एंड में आपको इसीलिए बताया है मैंने कि हम यहाँ पे अपना सोल्यूशन दे सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि हम अपनी तरफ से कोई सोल्यूशन उसमें दे सकते हैं। अगर ये पैराग्राफ नंबर 4 पे जाता है तो कंक्लूजन को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पैराग्राफ्स के अंदर, क्योंकि हम एंड में क्या लिखेंगे फिर, प्रेडिक्शन एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स में बी इंक्लूडेड, राइट। प्रेडिक्शंस कि आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इस प्रॉब्लम से ये भी हो सकता है, इस प्रॉब्लम से ये भी हो सकता है, और यहाँ पे हम पर्सनल प्रॉब्लम इंक्लूड कर सकते हैं। जी हाँ, हम यहाँ पे पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं। अब पर्सनल प्रॉब्लम क्या है ये, अगर टॉपिक इमोशनली सेंसिटिव नहीं है हमारे परिवार के लिए ज़्यादा, राइट, तो हम कर सकते हैं। जैसे मैंने रोड एक्सीडेंट वाले की एग्जांपल दी थी, तो हम यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए बता दें कि हमारा एक फ्रेंड था, उसके साथ ऐसा हुआ था। हम उसे बहुत बार कहा करते थे कि यू शुड वियर अ हेलमेट, यू शुड बी इन योर स्पीड लिमिट्स, बट वो नहीं सुनता था और उसका एक्सीडेंट हुआ और उसके चोट लगी, जिसकी वजह से उसके जो फाइनल एग्ज़ाम थे वो देने से रह गया। ही वॉज इन द हॉस्पिटल एंड परिणाम स्वरूप हुआ क्या, मतलब उसका रिजल्ट क्या हुआ, वो एग्ज़ाम में फेल माना गया, राइट, बिकॉज ही वॉज एब्सेंट, और उसका 1 साल जो पढ़ाई का था बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो बर्बाद हो गया, राइट। तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस कर सकते हैं। दिस पैराग्राफ नीड्स टू बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही शॉर्ट और प्रिसाइज होना चाहिए, यानी कि टू द पॉइंट। हेयर ऑल्सो यू कुड ऐड सम ग्लिटर टू योर आर्ट पीस विद सम कोट्स, यहाँ पे भी हम कोई कोट्स बता सकते हैं। अब दोस्तों आपके सामने ये मैंने आर्टिकल राइटिंग का जो फॉर्मेट है, ये एक एज एन इमेज आपको मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल, सबसे पहले हेडलाइन आएगी, उसके नीचे हेडिंग आएगी, उसके नीचे आएगी बाय लाइन, फिर बॉडी में पैराग्राफ 1 2 3, राइट, और उसके बाद ये खत्म हो जाता है। इंडेंट स्टाइल में हमने लिखना होता है, बिकॉज वी स्टार्ट राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश फ्रॉम द वेरी लेफ्ट साइड ऑफ द पेज। तो ये दोस्तों इसका था फॉर्मेट। अब इसकी मार्किंग स्कीम जो है वो वेरी करती है बोर्ड टू बोर्ड। अगर हम सीबीएसई की करंट मार्किंग स्कीम के बारे में देखें तो फॉर्मेट के हेडिंग और राइटर्स नेम के यानी कि 1 नंबर मिलते हैं, कंटेंट राइटिंग के यानी कि कंटेंट आपका कैसा है, जो आपने मटेरियल डाला है वो उसमें वर्ड्स आपने कैसे शो किए हैं, तो उसके 2 मार्क्स होते हैं। एक्सप्रेशन आपका कैसा है, उसके 2 मार्क्स होते हैं, और टोटल ये 5 नंबर का बनता है यहाँ पे, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने अब तक आर्टिकल राइटिंग का जो फॉर्मेट है वो डिस्कस कर लिया है बहुत अच्छे से। आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा इस वीडियो के दूसरे पार्ट का, जहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ टिप्स फॉर आर्टिकल राइटिंग, राइट। आप उस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि उसको देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपके वीक पॉइंट्स कहाँ पर हैं और किन टिप्स को यूज़ करके, किन टिप्स से आप फ़ायदा लेकर अपनी राइटिंग स्किल्स को स्पेसिफिकली आर्टिकल राइटिंग में कैसे ब्रश अप कर सकते हैं। दिस इज़ दीपक वर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।